स्वपि समी व्ययम यंगी सूत्र तो थोड़ा सा बचा था। सो सुप्यते से सिम्यते वेवीयते, वेवीयते में दीर्घ जो हो रहा है यंग के पर रहते, वो अकृतसार धातु के दीर्घ से दीर्घ हो रहा है। वे धातु को संप्रसारण होगा तो यह को ई और संप्रसारणाच पूर्व रूप, और यंग के पर रहते दीर्घ वीय, सन्य को दुर्वचन वे वीयते यंगी तिकिम स्वप्नक। नजिंग प्रत्यय है, यदि यंगी हटा देंगे गिंत की अनुवृत्ति आएगी और गिंत के पर रहते सब जगह संप्रसारण होने लगेगा, स्वप्नक रूप नहीं बनेगा। न वशा यंगीति वर्तते, वशेर धातो यंगी परतः संप्रसारणम न भवति, वावश्यते वावश्येते वावश्यन्ते। पाता किससे था? ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि, वष्टि का पड़ा है ना। यंगीति किम उष्ट उशंति, यंग परे नहीं है इसलिए संप्रसारण हो गया, गिंत परे रहते। सार धातु का अपित से ये गिंतवत है। चाया की यंगीति वर्तते, चायरी पूजा निशामनयो, पूजा करना और निशामन का अर्थ होता है देखना। चायरी धातु पूजा और निशामन अर्थ में यंग के पर रहते की आदेश होता है, चेकीयते चेकीयते चेकीयन्ते। दीर्घोच्चारणम यंगलुगर्थम, कहते हैं इसको ह्रस्व उच्चारण कर देते की, और यंग है, ठीक है। अकृतसार तो दीर्घ अपने आप हो जाएगा, दीर्घ तो चेकीयते रूप बन जाएगा। कहते हैं यंग में तो हो जाएगा, पर यंग लुक, यंग का जहाँ लुक हो जाएगा ना, फिर दीर्घ कैसे करेंगे? की में तो फिर जैसे अपने पास धातु बनेगी चे की, जब ह्रस्व आदेश करेंगे चे की धातु के रूप चलेंगे, फिर लट लिट लुट आदि सभी लकारों में। तो यंग लुक में रूप चलाते समय तिप यंगोवा से ईट विकल्प से होता है। सार धातु आर धातु गुण एचो यवा यवा, चे कईति चे केति चे किता चे क्यति, ऐसे रूप चलेंगे। बहुवचन में एरने का संयोग पूर्व सेनादेश। द्विवचन का प्रत्युदाहरण बनेगा द्विवचन में। तिप में तो चे कईति गुण हो जाएगा, ह्रस्व स्वीकार की आदेश करो तब भी गुण और दीर्घ करो तब भी गुण, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चे के एचो एवायावा, चे कईति चे केति चे किता, द्विवचन में अंतर पड़ेगा। चे की धातु है, दीर्घ आदेश करेंगे तब तो तस, चे कीत ह्रस्व करेंगे तो चे कित, ऐसा रूप बनेगा। ह्रस्व करेंगे तो ये बनेगा, दीर्घ करेंगे तो दीर्घोच्चारणम यंगलुगर्थम, यंगलुक के लिए ये दीर्घ उच्चारण, यंगलुक में दीर्घ श्रवण के लिए, यंगलुक में दीर्घ श्रवण हो हमारे को। हाँ हाँ जी, रूप बोलो। चे कहीति चे केति चे कीता चे कीता चे क्यति चे कहीसी चे केसी चे की था चे की था चे कही में चे के में चे की वा चे की में। स्फाय स्फिनिष्ठायम, स्फायोप्यय वृद्धो धातु होती है। स्फीता स्फीतवान, इसके फीत उखाड़ दी, फीत लग गई। फीत जानते हो? पदोन्नति। स्फायोप्यय वृद्धौ, स्फाई धातु वृद्धि अर्थ में पाणिनि ने, स्फाई का अर्थ वृद्धि खोजा। लोक में भी उन्नति अर्थ होता है ना। हाँ, मुद्रा की स्फीति, फैलाव। वो तो उपदेश नासिक, ई भी उपदेश नासिक, प्यायन बनता है ना, प्याया पी, पीन मोटा, वृद्धि को प्राप्त। इसको फीत लग गई, वृद्धि हो गई। निष्ठायमिति किम,
स्फाति। निष्ठाम इसलिए कि स्फाति में क्तिन प्रत्यय है, तो यहाँ पर स्फी आदेश नहीं होगा। यदि हम निष्ठाम नहीं कहेंगे, स्फा स्फी कह देंगे, तो स्फाति यहाँ भी स्फीति रूप बनने लगेगा। कहते हैं यहाँ निष्ठांत में तो स्फीति भवती बनना चाहिए था, ये स्फाति भवती कैसे बन गया? ये च्वी प्रत्यांत रूप है। स्फाति है, च्वी प्रत्यय है, चौचे से इसको दीर्घ हो जाएगा, और ये अलग लिखना चाहिए इसको, भवती करोति आदि को। स्फाति भवती ते तद अविक्रांत से क्तिन प्रत्यांत का रूप है ये। लीडेंगोश्च सूत्र तक इसका अधिकार है, काफी दूर तक है। 29 नंबर सूत्र तक। स्त्या प्रपूर्वस्य निष्ठामिति वर्तते संसारणमिति च। निष्ठामिति वर्तते संसारणमिति च स्फी तेदन्न स्वर्यते। स्वर्यते का क्या अर्थ है? स्फी तेतन्न स्वर्यते। न स्वर्यते का अर्थ है स्वरितेन अधिकारा, ये स्वरित चिन्ह युक्त नहीं है, इसलिए उसका अधिकार नहीं है। निष्ठामिते न स्वर्यते, निष्ठायाम स्वरित चिन्ह युक्त नहीं है, इसलिए उसका अधिकार नहीं है। स्वरित चिन्ह युक्त नहीं है, इसलिए उसका अधिकार नहीं है, ऐसा अर्थ निकलेगा। ठीक है। स्तेय स्टेय शब्द संघातयो, दोनों धातुओं का स्त्यारूपम आपन्न सामान्य ग्रहणम। स्त्यारूप बन जाएगा ना दोनों का। स्टेय को भी धात्वादे श स, और ये स होते ही तय तय में बदल जाएगा, और आदेश उपदेश स्थिति स्त्या बन गया। दोनों धातुओं का स्त्यारूप है। स्त्याति तस्य प्रपूर्वस्य धातु निष्ठा में परता, निष्ठा के परते संसरण होता है। प्रस्तीत, यह को ई हो गया, हला सूत्र से दीर्घ, आ को पूर्व रूप, यह को ई और आ को पूर्व रूप, आ को पूर्व रूप और हला से दीर्घ। पूर्व रूप होगा तब तो ये बनेगा, और फिर हला से दीर्घ, ये आ इसमें मिल गया, पूर्व वाला रूप हो गया प्रस्तीत। प्रस्तीत प्रस्तीतवान। संप्रसारण कृते, ये जैसे यह को ई कर लिया ना, तो इसकी यणवत्ता नष्ट हो गई। यणवत्वम विहतम, विहतम माने नष्टम, इति निष्ठानत्वम न भवति। संयोगादिरातो धातुर यणवता एक सूत्र है, उस सूत्र से निष्ठा को जो नत्व है वो नहीं होगा, निष्ठानत्व नहीं होगा। जब इसके यकार को ई कर दिया तो यण वाली धातु खत्म होगी। संयोगादि तो रहेगी, उपसर्ग को हटा करके देखा जाता है संयोगादि, संयोगादि तो रहेगी लेकिन यण वाली नहीं, और आकारांत भी नहीं रहेगी। यणवत्वम विहितम, यणवत्व पर ही केंद्रित है। निष्ठानत्व न भवति। प्रस्त्योन्नतरस्याम पक्षे मकार क्रियते। 8वें अध्याय के दूसरे पाद में प्रस्त्योन्नतरस्याम विकल्प से निष्ठा के क्षायो माँ के नीचे सूत्र है प्रस्त्योन्नतरस्याम, तो विकल्प से तय को म हो गया है। प्रस्तीमा प्रस्तीमवान। प्रपूर्व स्थिति किम? ये तय है। समपूर्वक जब धातु होगी तो संप्रसारण नहीं होगा, और संप्रसारण नहीं होगा तो संयोगादि आकारांत और यण वाली धातु रहेगी, और फिर ये जो है निष्ठा तकार को संयोगादि धातु धातु और यणवता। पहले के लिए यणवत्व की बात की, यणवत्व नष्ट हो गया,
जैसे प्रपूर्वक ये बना देते हैं ना जब यह को, तो इधर आ। अब इस स्थिति में मान रहे हैं कि तय को न हो जाए समसाणाच्य करने से पहले ही। समसाणाच्य करने के बाद देखेंगे तो फिर तो ये यणवत्व भी नष्ट हो गया और ये आकारांत भी नहीं रही। संयुगादे रातो धातुर यणवतः, पर वो केवल यणवत्व हेतु दिया कि ये यणवत्व नष्ट हो गया, तो इसलिए संयुगादे रातो धातुर यणवता सूत्र से निष्ठानत्व नहीं होता है। यणवत्व यण वाला। प्रस्त्या इत्येव सिद्धे पूर्व ग्रहणम यापि यथा स्यात्। कहते हैं प्रस्त्या सूत्र बना देते, स्त्या प्रपूर्वस्य की बजाय ऐसा कह देते प्रस्त्या। प्रस्त्या बना देते पूर्व ग्रहण में यापि यथा स्यात्। पूर्व ग्रहण जो है यहां पर भी हो जाए। प्रसंस्थित प्रसंस्त्या पूर्व ग्रहणम यापि यथा स्यात्। प्रपूर्वक समस्त्या प्रपूर्वस्य, प्रपूर्व में है जिसके, प्रस्त्या कह देते तो बीच में प्र और स्त्या के बीच में सम आ गया, वहां नहीं लगता ये सूत्र। प्रपूर्व से अलग से कहा है तो हो जाएगा। तो आगे पूछते हैं तत्कथम, इससे ऐसे कैसे हो गया? प्रपूर्व से कहने से ये सम के बीच में आने पर भी कैसे हो गया? प्रपूर्व तो अब भी नहीं है ये। तत्कथम, यहाँ प्रश्न चिन्ह होना चाहिए, और प्रपूर्व स्थिति षष्ठ्यर्थे बहुब्री, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। तत्कथम पर प्रश्न चिन्ह होना चाहिए, प्रपूर्व षष्ठ्यर्थे बहुब्री, यहाँ पूर्ण विराम, जबकि यहाँ बहुब्री पर प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। प्रपूर्व स्थिति षष्ठ्यर्थे बहुब्री, षष्ठी के अर्थ में। बहुब्री जो होता है वो किसके अर्थ में होता है? द्वितीय से लेकर के आगे, तृतीय, षष्ठी, सप्तमी भी तो होता है। तो बहुब्री जो होता है द्वितीयार्थ में, तृतीयार्थ में, चतुर्थ्यर्थ, पंचम्यर्थ, षष्ठ्यर्थ, सप्तम्यर्थ, इन विभक्तियों के अर्थ में होता है। तो यहाँ षष्ठ्यर्थ प्रपूर्वो यस्य, प्रपूर्वो यस्य धातुपसर्ग समुदाय स पूर्व तद अवयवस्य स्त्या, व्यधिकरण षष्ठी होगी प्रपूर्वस्य में और स्त्या में। यदि समानाधिकरण षष्ठी हो तब तो यहाँ पर ये सूत्र नहीं लग सकता है। प्रपूर्वस्य और स्त्या में समानाधिकरण षष्ठी हो तब नहीं लग सकता है, पर व्यधिकरण षष्ठी है तो लग जाएगा। यूं कह रहे हैं प्रपूर्व में है जिस धातुपसर्ग समुदाय के, प्रपूर्व में है जिस धातुपसर्ग समुदाय के, ये धातुपसर्ग समुदाय नहीं, ये धातु है, ये उपसर्ग है, इस समुदाय के प्रपूर्व में है। प्रपूर्वो यस्य धातुपसर्ग समुदाय से, तो प्रपूर्व वाला ये आया, प्रपूर्व वाला समुदाय आ गया, उसका अवयव जो स्त्या धातु, प्रपूर्वक, प्रपूर्व में है जिसके धातुपसर्ग समुदाय के, उस समुदाय का अवयव जो स्त्या धातु ये वाली, उसके स्थान में यणादेश होता है। समानाधिकरण में तो ये अर्थ होगा कि प्रपूर्वक स्त्या के स्थान में संप्रसारण होता है, बीच में नहीं आ सकते। प्रपूर्वक स्त्या को संप्रसारण होता है। और अब जो है व्यधिकरण षष्ठी की है, प्रपूर्व में है जिस समुदाय के, और उस समुदाय का जो अवयव स्त्या, समुदाय का अवयव स्त्या, ऐसा कर रहे हैं ना, ये व्यधिकरण षष्ठी होगी। यदि हम सीधा यूं करें प्रपूर्व स्त्या धातु तो ये समानाधिकरण होगी। प्रपूर्वक स्त्या धातु ये समानाधिकरण षष्ठी मानेंगे। प्रपूर्व में है जिस धातु समुदाय के, उसका अवयव जो स्त्या है। द्विवचन का प्रयोग क्यों किया?
कहाँ पर? इति व्यधिकरणे षष्ठी होता है। षष्ठी ये दो है ना, स्त्या एक षष्ठी है, प्रपूर्वस एक षष्ठी है, ये दोनों षष्ठी व्यधिकरण षष्ठी है। प्रपूर्वस एक षष्ठी और स्त्या एक षष्ठी, दो षष्ठी होगी ना, तो द्विवचन ही करेंगे। तत्र प्रशंस्तिता इत्यत्रापि, प्रशंस्तिता में भी प्रपूर्व समुदाय अवयवास्त्या शब्दो भवति। प्रपूर्व वाले समुदाय का अवयव स्त्या शब्द होता है। प्रपूर्व समुदाय अवयव का अर्थ हो गया प्रपूर्व समुदाय वाला, प्रपूर्व समुदाय अवयव, प्रपूर्व में है जिसके ऐसा जो समुदाय, उसका अवयव, ऐसा समास है। प्रपूर्व है जिसका ऐसा जो समुदाय, उसका अवयव स्त्या शब्द होता है। बीच में कोई कितने भी उपसर्ग आए ग्रहण कर लेंगे, प्रयोग होना चाहिए। प्रपूर्व से जो है स्त्या शब्द की अपेक्षा से अवयव षष्ठी है, और स्त्या भी यण के अवयव की अपेक्षा षष्ठी है। प्रपूर्व में है जिस के ऐसा स्त्या शब्द की अपेक्षा से अवयव षष्ठी, स्त्या शब्द अपेक्षया अवयव षष्ठी। स्त्या शब्द की अपेक्षा से अवयव षष्ठी है प्रपूर्वस्य में। प्रपूर्वावयव है जिसका, ऐसे कहेंगे, प्रपूर्वावयव है जिस स्त्या के, और स्त्या भी यण अवयव की अपेक्षा से षष्ठी है। स्त्या का अवयव जो यण, उसके स्थान में समशान होता है। स्त्या का अवयव जो यण, ऐसा कहेंगे ना, यण अवयव की अपेक्षा से षष्ठी है। प्रपूर्व स्त्या अवयव की अपेक्षा से अवयव अवयव संबंध को लेकर के षष्ठी है, और जो स्त्या है ये यण अवयव अपेक्षा संबंध बनाएंगे। जैसे यहाँ पर न्यास में देख लो, पद्मंजलि में देख लो, उसी को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पूर्व शब्द अवयवाची है, षष्ठ्यर्थ में बहुब्री है। अवयवाची पूर्व शब्द में धातु अन्य पदार्थ, पूर्व अवयव है जिसका, प्रपूर्वावयव है जिसका, तो धातु अन्य पदार्थ तो बनेगी नहीं, नहीं धातु प्रपशुब्दो अवयवो भवति, अभी तो धातु सर्ग समुदाय से। न्यास देख रहे हैं, षष्ठ्यर्थे बहुब्री, षष्ठ्यर्थ में बहुब्री है। पूर्व शब्द अवयवाची होता ही है, जैसे कि पूर्वम कायस से, शरीर का पूर्व अवयव, जो हमारा शरीर है उसका जो पूर्व अवयव, ऐसे पूर्व शब्द अवयवाची होता है, षष्ठ्यर्थ में बहुब्री। अवयवाची पूर्व शब्द में धातु अन्य पदार्थ तो बनेगी नहीं, धातु को आप अन्य पदार्थ नहीं दिखा सकते। पूर्व शब्दो अयम अवयव वचना इति षष्ठ्यर्थे बहुब्री, अवयवाचिनी पूर्व शब्द धातु अन्य पदार्थ नोपदेते, धातु अन्य पदार्थ नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हेतु अगली पंक्ति में दे रहे हैं। आप यूं कहोगे ना कि प्रपूर्व अवयव है जिसका, धातु लोगे तो धातु का तो प्र अवयव होता ही नहीं है। देखो, हम प्रपूर्वक स्त्या भी लें, इसको जाने दीजिए, प्रपूर्वावयव है जिसका, यदि पूर्व शब्द को अवयवाची लें और स्त्या का अवयव बनाए तो वो बनेगा नहीं। प्र में और स्त्या में अवयव संबंध है ही नहीं, अवयव अवयवी संबंध है ही नहीं प्र और स्त्या के बीच में। देशवाची पूर्व शब्द यदि लेते हैं तो प्र पूर्व देश में है जिस स्त्या के, ये बात तो कह सकते हो, पर आप ये नहीं कह सकते कि प्र पूर्वावयव है जिस स्त्या का। अवयव अवयवी संबंध नहीं ना स्त्या और प्र के बीच में। अवयव अवयवी संबंध तब हो कि प्र स्त्या का ही एक पार्ट हो, हैं? जैसे स्त्या धातु के सकार को अवयव बता सकते हो, तय को, य को, आ को अवयव बता सकते हो, पर प्र को अवयव थोड़ी बता सकते हो।
प्र पूर्वावयव है, जिस स्त्या का अन्य पदार्थ जो है धातु ले रहे हैं, और हम यूं कह रहे हैं कि प्र पूर्वावयव जिसका, उसी पंक्ति को इसने न्यास करने का, नहीं धातु प्र शब्द अवयव भवति। ये जो प्र शब्द अवयव थोड़ी होता है धातु का, क्या होता है? अपितु धातु उपसर्ग समुदाय। हाँ, प्र शब्द जो अवयव है वो धातु उपसर्ग समुदाय का अवयव हो सकता है। मतलब समस्त्या इस धातु उपसर्ग समुदाय का नहीं, प्र तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि, इस प्र को भी ले लिया। प्र पूर्वावयव है जिस धातु उपसर्ग समुदाय का, जैसे ये वाला ही लेंगे, अभी इसको छोड़ो आप। प्र पूर्वावयव है जिस धातु उपसर्ग समुदाय का, ये तो धातु है, ये उपसर्ग है, इस समुदाय का ये धातु है, ये उपसर्ग है, प्र पूर्वावयव है। तो इसी शैली में यहां पर भी कहेंगे प्र पूर्वावयव है जिस धातु उपसर्ग समुदाय का, तो ये पूरा जो समुदाय है ना, प्र पूर्वावयव है, हैं? प्र पूर्वावयव है जिस धातु उपसर्ग समुदाय का, ऐसा जो समुदाय, उसका अवयव जो स्त्या धातु, उस स्त्या का अवयव जो यण, ऐसे षष्ठी चलती जा रही है, अवयव षष्ठी चलती जा रही है। उस स्त्या का अवयव जो यण, प्र पूर्वावयव है जिस धातु उपसर्ग समुदाय का, तो ये प्र जो है ना, प्र के सहित प्र सम स्त्या ये आ जाएगा। प्र पूर्वावयव जिस धातु उपसर्ग समुदाय का, और उस समुदाय का अवयव जो स्त्या, उस स्त्या का अवयव जो यण। व्यधिकरणी तो चल रही है, ये का के की जब लग जाता है तो व्यधिकरण षष्ठी चलती है। समानाधिकरण षष्ठी में का के की समाप्त हो जाता है। तत्र प्रसंस्थिता इत्यत्र प्रपूर्व समुदाय अवयवस्त्या शब्दो भवति। प्रपूर्व वाला जो समुदाय, उसका अवयव स्त्या शब्द होता है। द्रव मूर्ति स्पर्शयोष्य, धातु का अवयव नहीं होगा, पर धातु और उपसर्ग वाला अवयव हो सकता है। धातु का तो अवयव नहीं हो सकता, लेकिन प्र जो है इस पूरे समुदाय का तो अवयव है। प्र पूर्वावयव, पूर्वावयव, उत्तरावयव, पूर्वावयव है ये, जिस समुदाय का। समुदाय कह दिया तो सारी चीजें फिर एक साथ ही देख रहे हैं। प्र पूर्वावयव है जिस समुदाय का, और यूं कहें कि प्र पूर्वावयव है जिस धातु का, तो धातु का तो पूर्वावयव नहीं है। अगला सूत्र, द्रव मूर्ति स्पर्शयोष्य। द्रव मूर्ति होता है द्रव काठिन्य, कोई पिघली हुई चीज वो जम जाए। काठिन्य तो वही है कि पिघली हुई चीज जम जाए, घी। स्पर्शे च छूट रहा है। द्रव मूर्तो द्रव काठिन्य स्पर्शे च वर्तमान से शेंगतो धातो, शेंगतो इत्यस्य धातो निष्ठायां परता संप्रसारण भवति। निष्ठा के परते संप्रसारण होता है। जैसे शई और ये तय, द्रव मूर्ति कहना हो तो संप्रसारण होता है। यह को आदेश उपदेश श्या, और यह को ई, और आ को संप्रसारणा च, और हल्या से दीर्घ, और इसको तय को न किससे हुआ? स्यो स्पर्शेति निष्ठानत्वम। उधर 8वें अध्याय के दूसरे पाद में नत्व प्रकरण का सूत्र है। अस्पर्श अर्थ में नत्व हो जाता है। शीनम घृतम शीना वसा शीनम मेद। शीना वसा
शीनम मेदह चर्बी, जमी हुई चर्बी। वसा भी वही, कोई कुछ अंतर तो होना चाहिए मेदा में और वसा में, आयुर्वेद वाले बता सकते हैं। द्रव अवस्था का काठिन्य प्राप्त हो गया, द्रव्य अवस्थाया काठिन्यम गतम इत्यर्थ। शीनम पिघला हुआ घी, काठिन्यम गतम इत्यर्थ। शीनम मेद, गतम का अर्थ क्या लगाओगे? प्राप्तम। स्पर्शे च शीतम वर्तते, स्पर्श अर्थ में तय को न नहीं होगा, क्योंकि स्यो स्पर्शे में स्पर्श छुड़वाया है। तो शीतम वर्तते शीतो वायु, शीतम उदकम गुणमात्रे तद्वती च अस्य शीत शब्द से वृत्ति दृष्टव्या। शीत शब्द का जो प्रयोग है केवल गुण में और गुण वाले में। गुण वाले में उदाहरण देखोगे तो शीतम उदकम, गुणमात्र में देखोगे तो शीतम वर्तते, गुणमात्र में देखोगे तो पहला उदाहरण है शीतम वर्तते, और गुणी में तद्वती माने गुणी में वर्तमान देखोगे तो शीतो वायु शीतम उदकम, ये दोनों गुणी में वर्तमान करके दिखाए हैं। शीत को वायु और उदक में वर्तमान करके दिखाया है। द्रवमूर्ति स्पर्शेति किम संस्यानो वृश्चिका, द्रवमूर्ति स्पर्श नहीं है यहाँ, सम उपसर्ग है, सेंग धातु है, तय है, सेंग को श्या, तय है, संयुगादे रातो धातोर यणवता। संयुगादि धातु आकारांत और यण वाली हो तो तय को न हो जाता है। संस्याना है वृश्चिक, संस्याना कौन होगा? वृश्चिक का कौन सा रूप है ये? हैं? कहाँ? शीत शब्द से वृत्ति, शीत शब्द का जो प्रयोग है गुणमात्र में तद्वती च, वर्तमानता, वृत्ति मानी वर्तमानता, शीत शब्द की वर्तमानता गुणमात्र में और तद्वती मानी गुणी में। शीत शब्द गुणमात्र में भी वर्तमान, गुणवाचक और गुणीवाचक। शीतम वर्तते ये गुणवाचक है और ये गुणी में वर्तमान है, ये गुणी में वर्तमान है। जैसे शुक्ला कंबला बोले तो गुणी में वर्तमान, पटस शुक्ला बोले तो गुण में, पटस शुक्ला बोलते हैं तो गुण में वर्तमान होता है। शुक्लम वर्तते बोल दे तो गुण में ही होगा वो। शुक्ला पटे तो गुणी में हो गया। शुक्लादि शब्द कदाचित गुणमात्रे वर्तन्ते, पटस शुक्ला, और कदाचित तद्वती द्रव्य, गुणवती द्रव्य में वर्तमान, जैसे शुक्ला पट है। ऐसे ही शीत शब्द को समझ लो। तो जब ये तद्वान द्रव्य में वर्तमान होता है शीत शब्द, तदा उभयोर एक द्रव्य निवेशितत्वात्, तो दोनों एक द्रव्य में वर्तमान हो गया, शीत भी और वो पदार्थ भी एक ही चीज बन गई। शीतम उद्गलम शीतो वायु दोनों ही, उभयो एक द्रव्य निवेशितत्व उपपद्यते समानाधिकरण, दोनों का समानाधिकरण बन जाएगा गुण गुणी का। हैं? सोयम अभेद संबंध से मतुपलोपात मत्वर्थी आकार प्रत्यांताद्वा शुक्ला पटा शीत शब्दोपि। न्यासकार ने 3 हेतु दिए हैं कि कदाचित गुणमात्रे पट शुक्ला, कदाचित तद्वती द्रव्य, कभी तो तद्वती माने उस गुण वाले द्रव्य में। कैसे कैसे? सोयम इति अभेद संबंधात, माने गुण गुणी का अभेद संबंध होने से वो उसको शुक्ला पट है इस अर्थ को कहेगा। मतुप का लोप कर दिया तो शुक्ल वाला अर्थ निकल आएगा। मतुप लोपात मत्वर्थी आकार प्रत्यांताद्वा, मतुप लोपात मत्वर्थी
अकार प्रत्यांताद्वा शुक्ल पट इति तथा शीत शब्दोपि तेन यदा तद्वती द्रव्य वर्तते, जब वो द्रव्य में वर्तमान है तदा उभयोर एक द्रव्य निवेशितत्वात् उपपद्यते समानाधिकरण। तो दोनों का एक द्रव्य में निवेशित होने से समानाधिकरण बन जाएगा। कभी गुण में वर्तमान होते हैं और कभी तद्वती द्रव्य। दो तरीके दिखाए। गुण में वर्तमान होते हैं तो पटश शुक्ला प्रयोग होता है, और गुणवान द्रव्य में वर्तमान होते हैं तो या तो स्वयं अभेद संबंध से, गुण और गुणी का अभेद संबंध करके करेंगे, या मतुपलोप मत्वर्थी आकार प्रत्यांत होने से शुक्ला पट बोलेंगे। स्वयमिति अभेद संबंधात, इसको बोलते हैं अभेदोपचार। और ये जो दूसरा है इसको बोलते हैं मतुपलोप। अभेदोपचार का मतलब ये है कि जो शुक्ल गुण है उसका पट के साथ अभेद कर दिया है। ये अभेद कैसे कर दिया, इसको बोलते हैं सोयम, इस लक्षणा से। सोयम इस अभिसंबंध के कारण, अभिसंबंध जो होते हैं सोयम ये संबंध भी होता है। जैसे उस रिक्शा वाले को रिक्शा शब्द से कह देते हैं अभेद व्यवहार से। हैं? चतुर्भि प्रकारई अतस्मिन् स भवति, महाभाष्य में आता है पुण्योगदाख्यान सूत्र में। 4 प्रकार से जो चीज नहीं है उसमें वह का प्रयोग होता है। तात्स्थ्यात्, ताद्धर्म्यात्, तत्सामीप्यात्, तात्स्थ्यात् मंचाक्रोशन्ति, तत्सामीप्यात् गंगायाम घोषा, ताद्धर्म्यात्, ताद्धर्म्यात् इसके लिए बोलेंगे तत्सामीप्यात्, उसके समीप से गंगायाम घोषा, गंगा के किनारे को गंगा कह दिया, गंगा के किनारे को गंगा कह दिया। तत्सामीप्यात्, गंगा जो जल प्रवाह है उसके समीप स्थान को भी गंगा नाम से कह दिया। तद्धर्म से, जैसे कुंता प्रवेश है, कुंत होते हैं ना भाले, भाला धारण कर रहे थे उनको ही कुंत कह दिया। ये तात धर्म्यात ही है। ये जो शुक्ला पटा जब हम कहते हैं तो शुक्ल धर्म पट के साथ एक करके कह रहे हैं। शुक्ल को और शुक्ल वाली को एक ही बना करके कह रहे हैं। हाँ, अतस्मिन जो चीज वो नहीं है उसमें वह का व्यवहार। अतस्मिन स, प्रत्यश्च स्यैति वर्तते प्रतेर उत्तर से। अलग अलग 3 चीजें हैं तो कॉमा हो सकता है बीच में। 3 हो गई। स्वयं अभेद संबंधात 1, मतुपलोपात 2, मत्वर्थी अकार प्रत्यांत 3। मतलब शुक्लम अस्यास्ति इति शुक्ल शब्द से अप्रत्यय कर दिया, और एक बार मतुप का लोप कर दिया, और एक बार मतुप लोप नहीं कर रहे, अभेद संबंध से बता रहे। तो कोमा तो लगा सकते हैं। स्वयमिति अभेद संबंधात 1, मतुपलोपात 2, और आगे तो कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। हैं? द्रवमूर्ति स्पर्शभ्याम इत्यत्रापि यथा स्यात् इति सूत्रारंभ। प्रत्येश सूत्र इसलिए बनाया कि द्रवमूर्ति स्पर्श से अन्यत्र भी हो जाए। ऊपर वाला सूत्र द्रवमूर्ति स्पर्श में ही कर रहा था ना, उससे अन्यत्र भी हो जाए। विभाषाभ्यो पूर्वस्य शेति वर्तते अभियव इत्येवं पूर्वस्य आयतेर निष्ठायां विभाषा संप्रसारण भवति। अभियव पूर्वक शेंग धातु को निष्ठा में विकल्प से संप्रसारण होता है। शायते निष्ठाएं विभाषा संप्रसारण भवति। हाँ? सेम का सामान्य अर्थ लेंगे प्रत्यक्ष में। हाँ। तो अभ्यपूर्वक अभियव इत्येवं पूर्वस्य आयते निष्ठायां विभाषा संप्रसारण भवति। अभिशीनम गति अर्थ है या उपसर्ग से तो फिर भिन्न अर्थ हो जाएंगे ना। सामान्य अर्थ तो गति है और उपसर्ग लगने से फिर
प्रतिशीना, प्रतिशीनवान, प्रतिशीना। द्रव मूर्ति और स्पर्श से अन्यत्र हो गया ना। प्रतिशीना, हाँ जी, अभिशीनम अभिश्यानम विकल्प से संप्रसारण हो रहा है। अभिशीनम संप्रसारण पक्ष में, अभिश्यानम संप्रसारण भाव। जब संप्रसारण हो गया तब किससे नत्व हो रहा है? शो स्पर्श है। और दूसरे पक्ष में स्वयं रातो धातु यणवता। अवशीनम अवश्यानम, अवश्याय ओष को कहते हैं ना। ओष युक्त हुआ कोई स्थान है उसको अवशीनम कहेंगे। अवशीनम अवश्यानम। इन्होंने अवशीनम मेदा दिया है। अवशीनम मेदा, मेद जो है वो जमा हुआ। अभिशीनम घृतम अभिश्यानम घृतम। द्रव मूर्ति विवक्षायाम अपि विकल्पो भवति। इस सूत्र से द्रव मूर्ति और स्पर्श विवक्षा में विकल्प होगा। आगे उदाहरण दे रहे हैं। अभिशीनम घृतम अभिशानम घृतम, अवशीनम मेदा अवश्यानम मेदा, अभिशीतो वायु अभिश्यान वायु, अवशीतम उद्गम अवश्यानम उद्गम। सेम उभयत्र विभाषा द्रष्टव्या। इस तरह से इसको उभयत्र विभाषा समझना चाहिए। कैसे उभयत्र विभाषा कैसे समझोगे? द्रव मूर्ति स्पर्श विषय में तो नित्य पा रहा था, द्रव मूर्ति स्पर्श से अन्यत्र बिल्कुल नहीं पा रहा था। प्राप्त हो गया। पूर्व ग्रहण से च प्रयोजन। पूर्व ग्रहण क्यों किया? न विभाषा अभ्यवाभ्याम, इतना ही सूत्र बना देते। अभियव से उत्तर, सेंग धातु को विकल्प से संप्रसारण होता है। विभाषा अभ्यवाभ्याम क्यों नहीं कह दिया? पूर्व ग्रहण से प्रयोजनम समभिश्यानम समवश्यानम इत्यत्र माभूत इति केचित् व्याचक्षते। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। पूर्व ग्रहण का प्रयोजन है समभिश्यानम समवश्यानम, यहाँ पर कार्य ना हो। क्या है यहाँ पर? समपूर्वक अभी आ गया। वहां तो पूर्व ग्रहण से लाभ दिखा दिया था और यहाँ विपरीत कर रहे हैं। न किल अयम अभ्यवपूर्व समुदाय, ये अभ्यवपूर्वक समुदाय नहीं है जब बीच में अब आ गया तो है। समभिश्यानम समपूर्वक आ गया। हाँ ठीक है ठीक है। पूर्व ग्रहण का प्रयोजन है समभिश्यानम समवश्यानम। ये न किल अयम अभ्यवपूर्व समुदाय, अभियवपूर्व वाला नहीं है, समपूर्व वाला है। यत्र अभ्यवपूर्व समुदाय तदाश्रय विकल्प अकस्मात् न भवति। कहते हैं जो अभियवपूर्वक समुदाय है ना, तदाश्रित तो हो सकता है विकल्प, तस्माद् अत्र भवितव्यमेव। इसलिए हमारा तो कहना है कि हो ही जाता है। यदि तु नेष्यते, यदि आप यहाँ नहीं चाहते हो ततो यत्नांतरम आस्थेयम अस्माद् विभाषा विज्ञानात् व्यवस्थेयम। कहते हैं फिर कोई यत्न करना चाहिए इस विभाषा विज्ञान से, उसको व्यवस्थित विभाषा मानना पड़ेगा। पूर्व ग्रहण से अन्य प्रयोजन वक्तव्यम, और उस स्थिति में पूर्व ग्रहण का कोई और प्रयोजन देना पड़ेगा। हैं? यदि नहीं चाहते हो तो यत्नांतरम आस्थेयम अस्माद् विभाषा विज्ञानात्, इस विभाषा विज्ञान से यदि तु निश्चिते यत्नांतरम आस्थेयम अस्माद् विभाषा विज्ञानात् व्यवस्थेयम। ये एक प्रकार से व्यवस्थित विभाषा है। यहाँ पर यदि संप्रसारण चाहते हैं तो व्यवस्थित विभाषा बोलना चाहिए। यदि तू नेष्यते संप्रसारण नहीं चाहते हो, यहाँ पर यत्नांतरम आस्थेयम अस्मात् विभाषा विज्ञानात् व्यवस्थेयम। यत्नांतरम आस्थेयम के बाद डैश होना चाहिए, और डैश डाल दिया विभाषा विज्ञानात् के बाद। यत्नांतरम आस्थेयम, इसके बाद डैश डालकर अस्माद् विभाषा विज्ञानात् व्यवस्थायम। अन्य प्रयोजन क्या होगा?
जो कि ऊपर वाले सूत्र में दिया था ना, स्त्या प्रपूर्वस में दिया था, वैसा ही हो जाएगा। अभिशंसीनम अभिशंस्यानम अवशंसीनम अवशंस्यानम इत्यत्रापि विकल्प प्रवृत्ति रे हैं। पहले वाले सूत्र में जो दिया था ना, स्त्या प्रपूर्व से प्रपूर्व समुदाय का अवयव, प्रपूर्व समुदाय का अवयव, ऐसा अर्थ लेंगे। श्रितम पाके विभाषा इति अनुवर्तते। श्रापा के इस धातु को ण्यंतस्य ण्यंतस्य पाके विधेयकता प्रत्यय परता श्री भाव निपात्य थे विकल्पेन। श्रापा के धातु को ण्यंत हो या अण्यंत, पाक अविधेय हो तो क्ता प्रत्यय के पर रहते श्री भाव निपातन। श्रितम क्षीरम क्षितम हवि। व्यवस्थित विभाषा चेयम, ये व्यवस्थित विभाषा। तेन क्षीर हविशोर नित्यम स्त्री भाव भवति। क्षीर और हवि को कहने के लिए तो नित्य स्त्री हो जाता है, अन्यत्र न भवति और अन्यत्र नहीं होता है। श्राणा यवागु श्रपिता यवागु। श्राणा यवागु उसको कहते हैं जो पक गई है यवागु, श्रपिता यवागु। ठीक है। क्षीर हविशोर नित्यम स्त्री भाव भवति अन्यत्र न भवति। श्राणा यवागु श्रपिता यवागु। क्षीर और हवि में तो नित्य स्त्री होता है, और जैसे अन्यत्र पके हुए अर्थ में भी श्राणा यवागु श्रपिता यवागु पकाई। श्राणा मानी पक गई और पकाई। यद्यपि बाह्य प्रयोजक के द्वितीय निज उत्पद्यते, जब बाह्य प्रयोजक होने पर दूसरा निच आता है, तदापि नेष्यते, तब भी नहीं चाहते हैं। श्रपितम क्षीरम देवदत्तेन यज्दत्तेन। कहाँ का प्रयोग है जानते हैं? श्रपितम क्षीरम देवदत्तेन यज्दत्तेन। बाह्य प्रयोजक के द्वितीय निज उत्पद्यते, दूसरा निच आ गया यहाँ। दो निच हो रहे हैं श्रपितम में। यद्यपि बाह्य प्रयोजक के तो यहाँ पर दूसरा निच आ गया, तब भी नहीं चाहते हैं। क्या? स्त्री भाव नहीं चाहते हैं। श्रपितम प्रयोग हो गया। श्राप आके की मित संज्ञा हो जाएगी तो मिताम रस्वा से श्रपितम रूप बन रहा है। मित संज्ञा होने से निच के पर रहते मिताम रस्वा लग रहा है। श्रा धातु मित संज्ञक दूसरे गणों में भी पढ़ रखी हैं। जो घटादिगण में धातुएं पढ़ रखी हैं ना, पूरे धातु पाठ की धातुओं को वहां पर कुछ तो इसी गण की हैं और कुछ दूसरे गणों की धातुओं को यहां लाकर पढ़ा है मित संज्ञा करने के लिए। हैं? पूरे धातु पाठ में लगता है ये अमंताश्च है ना, जनी ज्रीश कृसुरंजो मंताश्च। तो वो जो अमंत धातुओं को मित कहा है वो पूरे धातु पाठ की दृष्टि से। और जनी धातु जैसे जायते जन्यते आदि, जनी ज्रीश ज्रीश धातु कनसु रंजो अमंताश्च, ये सारी धातु दूसरे गणों की हैं, फिर भी मित संज्ञा हो जाती है। यद्यपि बाह्य प्रयोजक के द्वितीय निज उत्पद्यते तदापि निषेध, तब भी नहीं चाहते हैं। क्या? स्त्री भाव नहीं चाहते हैं। क्या अर्थ है इसका? शपितम क्षीरम देवदत्तेन यजदत्तेन। यजदत्त के द्वारा देवदत्त से खीर पकवाया गया। खीर पकवाया गया है, हिंदी के लहजे में बोलेंगे खीर पकवाई गई। खीर पकवाया गया यजदत्त के द्वारा देवदत्त से खीर पकवाया गया है। ऐसा बोल दो, या यजदत्त ने देवदत्त से। यहां पर
कर्म में प्रत्यय आया है, स्रवितम क्षीरम कर्म में आया है, तो दोनों प्रयोजक और प्रयोज्य, इनमें से एक प्रयोजक करता है, दूसरा प्रयोज्य करता है, दोनों अनभिहित हैं। दोनों अनभिहित होने से दोनों में तृतीया हो रही है, कर्तृकर्ण तृतीया। स्रपितम में जो क्ता प्रत्यय आया है वो क्षीर को कह रहा है। स्रपितम में जो क्ता प्रत्यय आया है वो क्षीर को कह रहा है। ये दोनों प्रयोजक करता और प्रयोज्य करता दोनों अनभिहित हैं, इसलिए कर्तृकर्ण तृतीया हो रही है। यज्जतेन देवदत्तेन क्षीरम स्रपितम। ये गुरु जी किस तरह से रचनेगा कि प्रयोज्य कौन उपयोग विवक्षा करना। एक तो कोई प्रयोजक है और एक प्रयोज्य है, इसको प्रयोजक मानो ये प्रयोज्य, इसको प्रयोजक मानो ये प्रयोज्य। प्रसंगवश पता लगेगा। यहाँ तो अब वाक्य है, भूतकाल में कोई बोला है किसी ने। अब यहाँ पर यदि हम इसको प्रयोजक मानते हैं तो ये प्रयोज्य हो जाएगा, इसको प्रयोजक मानते हैं ये प्रयोज्य हो जाएगा। यज्जदत्त ने देवदत्त से खीर पकवाया। पहली कक्षा का वाक्य तो यहाँ पर तो भूतकाल बोला है ना, श्रपयति, अश्रपयत, अश्रपयत क्षीरम देवदत्तः यज्जदत्तेन। एक जगह प्रयोजक कर्ता में प्रथमा हो जाएगी, अश्रपयत क्षीरम पुकागम हो गया, देवदत्तो यज्जदत्तेन। और इससे निच लाएं दोबारा एक निच, ये तो निच आ चुका है, श्रा धातु से निच आकर मित संजय होकर अस्रपयत बना, क्षीरम देवदत्तो यज्जदत्तेन या यज्जदत्तो देवदत्तेन बनेगा। ये प्रयोजक करता है, ये प्रयोज्य करता बनेगा, फिर प्रयोज्य में फिर तृतीया हो जाएगी हैं। और क्षीरम कर्म है। यदा बाह्य प्रयोजक के द्वितीय निज उत्पद्यते तदा भी निश्चिते श्रवितम क्षीरम देवदत्तेन यज्जदत्तेन। स्त्रात्रिय में अकर्मक, स्त्रा धातु जो है वो अकर्मक है। शातिर में अकर्मक, कर्म कर्तृ विशेष पचेर अर्थे वर्तते। कर्म कर्तृ विषय पच धातु के अर्थ में वर्तमान है। श्रितम्पा के सूत्र चल रहा था। ये व्यवस्थित विभाषा है, क्षीर और हवि में ही नित्य श्री भाव होता है। श्रितम्पा के विभाषा की अनुवृत्ति है। स्त्रा धातु को ण्यंत हो या अण्यंत हो, पाक अभिधेय होने पर क्ता प्रत्यय के पर रहते श्री भाव निपातन किया जा रहा है विकल्प से। श्रितम क्षीरम श्रितम हवि। जब ये अण्यंत का होगा तब तो श्रितम क्षीरम का अर्थ होगा क्षीर पक गया, हवि पक गई। और जब ये ण्यंत का होगा तो अर्थ होगा क्षीर पका दिया, हवि पका दी, पक गई, पका दी। ठीक है। श्रितम क्षीरम का अर्थ पक गई, पका दी। जब निजंत होगा, श्रा धातु निजंत, पुकागम, अर्ति रिवली रेक्नो इक्ष्मायत्ताम पुक्णऊ। श्रापी को श्री भाव निपातन, क्ता प्रत्यय श्रितम। श्रापी धातु है, इस पूरे को श्री आदेश निपातन हो गया, क्ता प्रत्यय श्रितम।
और जब स्रा धातु से ता प्रत्यय है तो इसको स्रा को स्त्री भाव निपातन श्रितम। व्यवस्थित विभाषा है। क्षीर और हवि को कहने के लिए स्त्री निपातन है। यदि हमने यवागु को कहा तो फिर उसके रूप जब विशुद्ध स्रा धातु से होगा क्ता प्रत्यय तो संयोगादे रातो धातु यणवता, संयोगादि धातु है श और र का संयोग है, आकारांत यण वाली है तो उससे उत्तर तय को न और र के कारण से न को न, अजाद्यता स्टाप, अका सवर्ण दीर्घा श्राणा यवागुः। यदा तो ण्यन्तस्य शा णिच अर्तिरिली रिक्नुक्ष्मयतम पुकणो मित संज्ञा होने से श्राप आके मित संज्ञा है, मिताम रस्व रस हो गया, स्त्रप श्रपी धातु है, क्ता प्रत्यय ईटागम आर धातु का शेड वाला दे, निष्ठाएम सेटी, सेठ निष्ठा पर है तो नी का लोप, और इससे टाप अका सवर्ण दीर्घा श्रपिता यवागु। अर्थ ये होगा यवागु पक गई, जब निजन धातु से क्ता प्रत्यय करेंगे तो यवागु पका दी, और अण्यंत से जब श्रा धातु से क्ता प्रत्यय करेंगे तो श्राणा यवागु। उसका अर्थ होगा कि यवागु पक गई, यवागु पक गई, यवागु पका दी। ये पका दी अर्थ होगा निजंत का, पक गई शुद्ध श्रा धातु का रूप होगा। गुरु जी श्राणा में मीतम ह्रस्व क्यों नहीं हुआ? है ही नहीं निच। णिच होने से मित संज्ञा होने पर मिताम रस्वाई, उस सूत्र का अर्थ है कि णिच के पर रहते मित अंग को ह्रस्व होता है। यदापि बाह्य प्रयोजक के द्वितीय निज उत्पद्यते तदापि निश्यते। एक और जब स्रा धातु से स्रपी बन गया, यूं अलग अलग कर रहे हैं, स्रा धातु पुकागम णिच और इससे फिर णिच आया और ये क्ता प्रत्यय आया, यहाँ ईटागम, निष्ठान सेठी श्रेणी का लोप हो जाएगा और इसके परते इसका भी लोप हो जाएगा, इसको मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा, णी के परते मित अंग को ह्रस्व। ये दो णिच का लोप हो रहा है, दो बार नेरनेटी, इसको मानकर नेरनेटी, इस णिच को मानकर नेरनेटी, अनिडादि आर धातुक परे हो तो णी का लोप हो जाता है। निष्ठा एम सेठी, सेठ निष्ठा के परते णी का लोप, ये अनिडादि आर धातुक परे तो णी का लोप। अब ये क्यों कह रहे हैं? यदा भी बाह्य प्रयोजक द्वितीय णिच उत्पद्यते, जब कोई बाह्य प्रयोजक उपस्थित होता है और दूसरा णिच आता है, हैं? बाह्य प्रयोजके, हाँ जी, प्रयोजक व्यापार, प्रयोजक का मतलब यदापि या यदा अपि शब्द का अर्थ है तू, यदा तू प्रयोजक व्यापार प्रेषण अध्यक्षण आदि को यहाँ पर प्रयोजक शब्द से कहा जा रहा है। कार्ये कारणोपचारम कृत्वा प्रयोजक शब्देन उच्यते। बाह्य पढ़ने का क्या मतलब? प्राकृत अर्थ से बहिर्भूत होता है ना। प्राकृत अर्थ तो एक जैसे प्राकृत अर्थ होता धातु का अर्थ, प्रकृति से संबद्ध अर्थ प्राकृत अर्थ।
प्रकृतो भवम प्राकृतम, प्रकृति में होने वाले को प्राकृत कहेंगे, प्रकृति संबद्ध को प्राकृत कहेंगे। गुरु जी बाह्य प्रयोजक यजदत्त को कहेंगे या नहीं, बाह्य प्रयोजक मतलब करना और करवाना, मतलब जो कोई करवा रहा है प्रयोजक व्यापार को यहाँ पर प्रयोजक शब्द से कहा है। बाह्य प्रयोजक व्यापारे द्वितीयो निजुत्पद्यते, कोई बहिर्भूत है देवदत्त आदि, उसके प्रयोजक व्यापार में जब दूसरा निच आता है, प्रयोजक में निच थोड़ी आता है, प्रयोजक व्यापार को कहने के लिए निच आता है। हेतुमती से जो सूत्र है, हेतु का जो व्यापार है प्रेषण अध्यक्षण आदि, उसको कहने के लिए नहीं चाहता है, न कि प्रयोजक को कहने के लिए। तत्प्रयोजको हेतुश्च, उसका प्रयोजक हेतु होता है, स्वतंत्र कर्ता का प्रयोजक। और हेतुरस्यास्ति हेतुमान, उसका जो प्रयोजक का व्यापार है वो हेतुमान है। यहाँ पर हेतुरस्यास्ति, हेतु है जिसका, हेतु प्रयोजिका भी होता है, प्रयोजक का जो व्यापार है उसका भी हेतु संबंधित होता है। हेतु संबद्ध है जिसका, हेतुरस्यास्ति, हेतु है जिसका, उसको हेतुमान कहते हैं। तो जो हेतु है तत्प्रयोजको हेतुश्च, स्वतंत्र कर्ता का जो प्रयोजक है उसको हेतु कहते हैं। और जो हेतु है कर्ता संज्ञा हो जाती है ना उनकी, दोनों के मतलब प्रयोजक कर्ता और प्रयोज्य कर्ता ऐसे। जैसे कई बार ये विषय आया, देवदत्त पचति, यज्ञदत्त देवदत्तेन पचति शाकम, देवदत्त शाक पका रहा है या उदन पका रहा, जो भी, यज्ञदत्तो देवदत्तेन पाचयति शाकम। ऐसे होता है ना। तो यहाँ यज्ञदत्त के व्यापार को कहने के लिए, यज्ञदत्त का प्रयोज्य तो देवदत्त है और यज्ञदत्त प्रयोजक है, ये प्रयोज्य है, इसके व्यापार को कहने के लिए नीचे आया है। हाँ, यजदत्त का जो प्रेरणा आदि है वो बाह्य प्रयोजक। हाँ, प्रयोजक का मतलब प्रयोजक व्यापार। इसको बाह्य कहने की जरूरत नहीं है। बाह्य प्रयोजक तब कहते हैं जब दो निच आते हैं, दो निच आते हैं तब जो है इसको शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रयोजक है ही, मतलब बाह्य बाह्य कहने के लिए उतनी। हाँ, इसको प्रयोजक मात्र कहेंगे। इस प्रयोजक का भी एक कोई और प्रयोजक हो जाए तो वो बाह्य प्रयोजक बनेगा। मतलब इस निच के द्वारा व्याप्त जो अर्थ है, इससे अलग जो एक और फिर व्यापार को कहने के लिए निच आए। एक निच आया प्रयोजक व्यापार को कहने के लिए, उससे अलग एक और प्रयोजक व्यापार को कहने के लिए जब निच आता है। यद्यपि बाह्य बाह्यत्व बहिर्भूत निज व्याप्यत्वात्, इसका जो बाह्यत्व है वो बहिर्भूत निच व्याप्य होने से, दूसरे निच के द्वारा व्याप्य होने से। इस वक्त तो ये जैसे प्रयोजक है, प्रयोजक करता है इस वक्त, इसका कोई और प्रयोजक बन जाएगा। प्राकृत अर्थ से जो बाह्य होता है उसको यहाँ बाह्य कहा गया है। जब हेतुमती से दूसरा निच आता है तब भी क्षीर और हवि को कहने के लिए निपातन नहीं चाहते हैं, व्यवस्थित विभाषा होने से। क्षीर और हवि बेशक कहा जाए, जैसे यहाँ पर एक वचन है कि क्षीर और हवि को कहने के लिए ही श्रितम बनता है, लेकिन और ये जो श्रितम बनता है शुद्ध श्राद्ध धातु का भी बनता है और निजंत का भी बनता है। लेकिन जब उसका भी कोई दूसरा एक प्रयोजक आ जाए
प्रयोजक को भी कोई एक और प्रयोजक बन जाए तो उस समय क्षीर और हवि कहना हो तो भी, क्षीर और हवि कहना हो तो भी स्त्री भाव नहीं चाहते हैं व्यवस्थित विभाषा होने के कारण। शपितम देवदत्तेन यजदत्तेन क्षीरम, यहाँ पर कर्मवाच्य में क्ता प्रत्यय आया है, कर्म में आने के कारण से क्षीरम में प्रथमा हो गई, अभिते प्रथमा, और देवदत्तेन यजदत्तेन ये दोनों जो है अनभिहित कर्ता हैं। प्रयोजक कर्ता भी अनभिहित है, प्रयोज्य कर्ता भी अनभिहित है। शपितम क्षीरम देवदत्तेन यजदत्तेन, शपितम का जो अभिहित कर्म है वो क्षीरम है, देवदत्तेन जो प्रयोजक करता है वो भी अनभिहित है, प्रयोज्य करता है वो भी अनभिहित है। प्रयोजक और प्रयोज्य दोनों अनभिहित होने के कारण दोनों में तृतीया होगी, कर्तृकर्णोस तृतीया। ये जो है एक नीच है, एक नीच है तो दो नीच हो गया, श्रपितम बन गया। और ये जो क्ता प्रत्यय है कर्म को कहने के लिए आया, श्रपितम क्षीरम, और ये इसका जो प्रयोजक है देवदत्त वो भी अनभिहित है, क्योंकि कर्म में आया ना, ये कर्म अभिहित है, कर्ता अनभिहित है, अनभिहित कर्ता में तृतीया, और जो प्रयोज्य है वो भी इसके द्वारा अनभिहित है, तो इसलिए उसमें भी तृतीया है। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया, बाह्य प्रयोज्य के द्वितीय निज